राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। विशेष पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का दौरा किया और विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी। गाजियाबाद के वैभव खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ऊंची इमारत की 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक शर्मनाक क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में रोड शो किया, जिसे देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बड़े स्तर पर अग्निशमन और बचाव अभियान शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और निर्णायक चरण के दौरान राज्य का सियासी पारा उस समय अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जब भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आमना सामना हुआ। भारत की हवाई रक्षा प्रणाली को जल्द ही एक बड़ी मजबूती मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप झेल रहे दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए बुधवार की सुबह किसी वरदान से कम नहीं रही। धूल भरी आंधी और उसके बाद हुई हल्की से मध्यम बारिश ने राजधानी के तापमान में भारी गिरावट ला दी है। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्ग साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन साबित होगा। प्रधानमंत्री ने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते हुए कहा कि जैसे मां गंगा सदियों से देश की जीवन रेखा रही हैं, वैसे ही यह एक्सप्रेसवे आधुनिक विकास की नई धारा लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि अब लोग कुछ ही घंटों में संगम और काशी पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इसमें विकास के साथ हमारी विरासत की झलक भी दिखाई देती है। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार साझा किए और उत्तर प्रदेश की जनता को इस एक्सप्रेसवे के लिए बधाई दी। सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की
नई लाइफलाइन बनेगा। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, वामन अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और यह तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम भी योगदान दे सकें, उस विजन में उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया। आज उसी का परिणाम है कि एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया था, ये बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी करेंगे, आज उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई, लेकिन सरकार के प्रयासों से एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है।
वहीं घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल महीने में 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की बिक्री दर्ज की गई है। साथ ही 5 किलो के सिलेंडरों की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है और अब तक 9,550 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते एलपीजी इंपोर्ट्स में एलपीजी इंपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, परंतु जो हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो कंटिन्यूड है विदाउट एनी डिसरप्शन और घरेलू सप्लाई हो रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग ऑल टाइम हाई है। इसी तरह जो डीएसी बेस्ड एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज हैं वो भी ऑल टाइम हाई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। इसी तरह ऑटो एलपीजी की सेल में भी काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे की सेल है और ऑटो एलपीजी की सेल जनवरी और फरवरी के महीने में ऑन एन एवरेज 177 टन पर डे थी। तो आप देखते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है। 5 किलो के सिलेंडर्स, जैसा आप जानते हैं, भारत सरकार ने इसकी सप्लाई लगभग दोगुना की है और 5 किलो के सिलेंडर फरवरी के महीने में लगभग 21 लाख के करीब थे और अप्रैल में अभी तक लगभग 21 लाख 21.05 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल हुई है। कल भी लगभग 73,000 5 किलो की सेल हुई और अब तक लगभग 9,550 अवेयरनेस कैंप पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा किए गए हैं, जिसमें 1.5 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की है। कल भी लगभग 175 कैंप किए गए जिसमें 2,700 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस में पीएनजी कनेक्शंस में आज की अपडेट है कि अब तक 5.69 लाख डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2.65 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और 6.37 लाख नए कंज्यूमर्स को रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा लगभग 42,950 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस भी सरेंडर किए हैं। रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशंस हैं और सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल हैं। क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा लगभग 8,900 टन प्रोपिलीन और 950 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई, मथुरा और गुजरात रिफाइनरीज के द्वारा। एनफोर्समेंट एक्शन भी कंटिन्यूड है। कल लगभग 2200 जगह पर रेड या इंस्पेक्शंस की गई हैं। पीएसयूज के द्वारा अब कल लगभग 54 शो कॉज नोटिस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए गए हैं और 9 पर पेनल्टी इम्पोज की गई है। और अंत में आपके माध्यम से सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, डिलीवरीज को स्मूथ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में समर्थन न मिलने के विरोध में विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत सहरावत और स्वाति मालीवाल समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। हाथों में मशाल और मन में दृढ़ संकल्प लिए महिलाओं की भारी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि आज की नारी अपने अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर पूरी तरह जागरूक और मुखर है। प्रदर्शनकारियों ने इसे केवल विरोध नहीं बल्कि उन महिलाओं की सामूहिक आवाज बताया जो लंबे समय से निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी की मांग कर रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि संसद में जिन आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया वे अब सड़कों पर और अधिक ताकत के साथ उठ रही हैं और देश की नारी शक्ति अब केवल प्रतीकात्मक सम्मान नहीं बल्कि नीति निर्माण में
वास्तविक और प्रभावी भागीदारी चाहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास की और उसके बाद भारत सरकार ने संविधान में संशोधन लाने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पे पेश करके महिलाओं को आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने का उद्देश्य रखा। और जब ये विधेयक वहां रखा गया तो विपक्षी दलों ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचा। ना केवल षड्यंत्र रचा बल्कि इस पूरे विधेयक को गिरा दिया, सदन में गिरा दिया। सभी विपक्षी दलों ने मिली भगत करके देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया। मैं आज यहाँ यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए सराहनीय कदमों को विफल करने के विपक्षी दलों के प्रयास की निंदा करता है यह सदन, तथा यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों, जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है, का हार्दिक स्वागत करता है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। नई दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रवीण कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं उनके साथ मोती नगर से विधायक हरीश खुराना भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और संविधान निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर यह संदेश दिया गया कि अपने ज्ञान, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के बल पर डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। साथ ही नई पीढ़ी तक उनके विचारों और प्रेरणादायक जीवन को पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा गया कि शिक्षा, आत्मविश्वास और अवसर ही एक सशक्त समाज की सबसे मजबूत नींव है और आज के बच्चे ही कल के भारत की दिशा तय करेंगे। 29 अप्रैल 2026 को पटना में दानवीर भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुनाईचक पार्क स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सरावगी, पूर्व मंत्री सह विधायक श्रवण कुमार, विधान पार्षद लल्लन शराफ और कुमुद वर्मा सहित कई गणमान्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भामाशाह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, राष्ट्रगान, बिहार गीत और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो गया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल होकर निगम की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। देहरादून में आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
उत्तराखंड वन विकास निगम ने पर्यावरण संरक्षण, विकास और जनसेवा की दिशा में 25 वर्षों की महत्वपूर्ण यात्रा तय की है, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विकास निगम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर वन विकास निगम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रजत जयंती के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से सभी हमारे वन प्रेमियों का भी, वरिष्ठ अधिकारियों का भी, सबका मैं और आए हुए अतिथियों का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वन विकास निगम के 25 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और ये आज का रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, जिसको हम सब लोग यहाँ पर एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर वन विकास निगम के सभी वर्तमान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को, जिन्होंने इस यात्रा में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, कि सबका बहुत बड़ा योगदान है। ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों को भी, सभी कार्मिकों को भी, पूर्व अधिकारियों को भी, सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 2001 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, वन उपज के टिकाऊ दोहन, आरक्षित वन क्षेत्रों में खनन और इको टूरिज्म के संचालन का कार्य करता है। साथ ही वन उत्पादों और प्रमाणित लकड़ी की सरकारी आपूर्ति भी करता है। अर्थात वन विकास निगम हमारे राज्य की इकोनॉमी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ हमारी इकोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमारा जो मॉडल है राज्य का, विकास का मॉडल, वो हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन रहे, कैसे बैलेंस रहे, उसी के आधार पर हम अनेक विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। आज का ये दिन उपलब्धियों को याद करने के साथ साथ इन वर्षों में एक संस्थान के रूप में जो हमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उसका तो ये उत्सव है ही है। इसके साथ साथ अगर कहीं छोटी छोटी न्यूनताएं रह गई हैं, न्यूनताओं से अर्थात मेरा यह है कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो उन्हें भी भविष्य में सुधार करने का, आगे बढ़ने का भी आज का ये दिवस है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें। क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहरें केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं आप सभी के माध्यम से, जो इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारा टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, तो आने वाले सभी टूरिस्टों से भी, चारधाम यात्रियों से भी, सबसे ये कहना चाहता हूं कि वो जहां भी जाएं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और जो लोग जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाएं तो बिल्कुल भी वहां पर गंदगी फैलाने में
बिल्कुल कंजूसी करें, न्यूनता रखें। हम सभी का ये छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो संदेश के माध्यम से सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा। उन्होंने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बेटियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया और असफल विद्यार्थियों से निराश न होकर निरंतर प्रयास जारी रखने की अपील की। आज हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्ज़ाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं। और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम